हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो स्पेशली क्लास 9th पास करके जो क्लास 10th में आए हैं उसके लिए हैं। आप लोग अच्छे से क्लास 9th को कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 10th की पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। तो मेरा ये वीडियो स्पेशली सीबीएसई के बच्चों के लिए है जो क्लास 10th 2024-25 के सेशन में आए हुए हैं और 2025 के ईयर में आप क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो। तो ये एग्ज़ाम सीबीएसई का क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम से आपको आपके पेरेंट्स के अलावा आपके फैमिली वाले या आपके पड़ोसी आपके इस एग्ज़ाम के रिजल्ट से आपको जज करने वाले हैं। तो मैं राहुल अभिराज आपके साथ इसी एग्ज़ाम पर्पज़ से सब्जेक्ट मैथ को लेके थोड़ा डर को ख़त्म करने आए हैं। आपका अटेंशन, आपका प्यार अगर मुझे मिलते रहा तो मैं सब्जेक्ट मैथ को इतने प्यार से इतने अच्छे से कंप्लीट करेंगे कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम फिर देख लेते हैं अपना कि जो आपका जो सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है, द फियर ऑफ मैथमेटिक्स। डर बना रहता है कि मैथ के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे बनाएं। क्वेश्चन तो सर समझ में आ रहा है, अटेम्प्ट कैसे करें। ये सर क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लेंगे, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ रूल सेट करते हैं। उस रूल को अगर अच्छे से फॉलो किए तो हमको विश्वास है कि आपको ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा लगेगा। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपको ज़िंदगी भर काम देने वाला है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा द फियर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथ का डर। मैथ के डर को ख़त्म कैसे करना है हमको। तो मैथ के जो डर है हम लोग का आपके पास, उसको क्या करेंगे, थिंक ऑफ मैथमेटिक्स एज ए गेम। यानी मैथ को हम लोग सोच लेना है कि एक गेम है, गेम की तरह करना। अब जैसे गेम है, कोई खेल रहे हैं इसमें, तो उसके लिए कुछ रूल सेट करना। ऑनलाइन गेम में खेलते हैं, फ्री फायर में या पबजी में, तो कुछ रूल सेट रहता है ना, इसमें भी हमको कुछ रूल सेट करना है। तो फर्स्ट रूल आपका ये है कि आपको इसका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। सिर्फ मैथ का नहीं, आपका जो जो एग्जाम का सब्जेक्ट है, आपको उसका सब्जेक्ट का सिलेबस आपको अच्छे से माइंड में होना चाहिए कि हमको ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और उसका सिलेबस ट्रैकर बना के, हम हो सके तो इसके ड्राइव में हम सिलेबस ट्रैकर डाल देंगे। आप उसको सिलेबस ट्रैकर से अपने सिलेबस को ट्रैक कीजिए, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, कितना परसेंट बचा हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ का सिलेबस को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, समझना है। फिर दूसरा आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिलेबस जैसे ही ऑब्जर्व कर लिए, हमको सबसे पहले उसका मार्क्स देखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं। जैसे मान कीजिए कोई चैप्टर 1 पढ़ रहा है, पूरा उस पर 2 महीना टाइम दे दिए, अब पता चला 2 मार्क्स से पूछ रहा है, 3 मार्क्स से पूछ रहा है। तो आपका एफोर्ट जहाँ ज़्यादा लगना चाहिए वहाँ कम लग रहा है, जहाँ कम लगना चाहिए वहाँ पे ज़्यादा लग जा रहा है। इसलिए आपको हर सब्जेक्ट के सिलेबस का टॉपिक वाइज आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, कितने मार्क्स तक कितने मार्क्स तक पूछा जा रहा है। तो आपको अपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि हमको रियल नंबर्स पढ़ना है, हमको पोलिनोमियल्स पढ़ना है, हमको अलजेब्रा पढ़ना है, हमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। तो उसमें कितने कितने मार्क्स आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। फिर दूसरा लिमिटेड सोर्स। नेक्स्ट आपको लिमिटेड सोर्स रखना है। ऑनलाइन के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में इतना ज़्यादा सोर्स है कि हम लोग सोर्स का से इकट्ठा करते करते अपना समय वहीं बर्बाद कर देते हैं। एक सोर्स को पकड़ना है, मुझे अटेंशन प्यार दीजिए, तब मुझे पकड़िए, किसी और को पकड़िए, एक सोर्स को पकड़िए और उस सोर्स से बार बार रिवीजन कीजिए, पढ़िए, एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक चीज़ को हर जगह से पढ़ रहा है। सोर्स जितना जब रखिएगा आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने सोर्स को क्या करना है, लिमिटेड करना है। तो उसके बाद फोर्थ नंबर पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर होगा, गेट लेस देन उसका सॉल्विंग टू मेनी क्वेश्चन करना है हमको। मैथ यही तो है। जैसे अभी हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे आपको आज नया टॉपिक, तो आपको क्या करना है, मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठना है, ठीक है। नेक्स्ट, अटेंड क्लास ऑन रेगुलर बेसिस। डेली क्लास करना है, सिंसियर रहना है, सीरियस नहीं। सीरियस हुए, एक दिन सीरियस हुए, 10 घंटा पढ़ लिए, फिर बाकी 10 दिन सो गए। सिंसियर है, 2 दिन डेली पढ़ रहे, 1 घंटा 2 घंटा डेली पढ़ रहे हैं, तो आपका 20 घंटा हो गया 10 दिन में। तो सिंसियर होना है, डेली रेगुलर बेसिस पे अटेंड क्लास करना है, पढ़ना है अच्छे से। रेगुलर होमवर्क, जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है, चाहे स्कूल में मिल रहा है, अपने कोचिंग में मिल रहा है, ऑफलाइन कोचिंग में मिल रहा है, यहाँ जो हम दे रहे हैं, उस होमवर्क को आपको रेगुलर बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद 7 नंबर देखिए रेड कलर से लिखे हुए, रीड, रिवाइज, राइट। जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको रीड कीजिए अच्छे से,
रिवाइज कीजिए, लिखने का कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि हो गया हम बना लेंगे बोर्ड एग्जाम में, जैसे बोर्ड एग्जाम में जाओगे बनाने के लिए या एग्जाम दोगे, टेस्ट दोगे, ब्लैंक हो जाओगे, कुछ आएगा ही नहीं माइंड में, क्या लिखे आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप उसको बार बार रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए और फिर राइट कीजिए। एसएसटी में, साइंस में ज़्यादा काम देगा। रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, राइट कीजिए। नेक्स्ट, फुल अटेंशन इन द क्लास। जैसे आप यहाँ मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हो तो फुल अटेंशन के साथ, ऐसा नहीं कि वीडियो भी देख रहे हैं बैठ के मोबाइल में, बगल में अगल बगल बात भी कर रहे हैं। एकदम अपने स्टडी रूम में जाइए, कॉपी किताब खोलिए, पेन निकालिए, पेन कॉपी को जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से नोट कीजिए, तो फुल अटेंशन से क्लास में दीजिए। दिमाग को डाइवर्ट मत कीजिए। कोई और काम है तो उसे वो काम निपटा लीजिए, तब पढ़ना स्टार्ट कीजिए। फुल अटेंशन क्लास में रखिए, 100% अपने माइंड को यहाँ पे रखिए, ठीक है। कोई और काम मत करने लग जाना है। नेक्स्ट, वन नोटबुक फॉर सब्जेक्ट। हर नोटबुक का, हर सब्जेक्ट का अलग अलग नोटबुक बनाना है, एक ही में आपको खिचड़ी नहीं करना है, नहीं तो दिसंबर जनवरी में जब आप रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे बोर्ड एग्जाम का, तो उस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा। पता चला कि इतना नोटबुक हो गया, क्या कहते हैं, आप खोज रहे हो। तो मैथ का अलग बुक, मैथ का अलग नोटबुक, साइंस का अलग नोटबुक, एसएसटी का अलग नोटबुक, इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग, हर सब्जेक्ट का अलग अलग नोटबुक अपना अपने बनाइए। अगर जरूरत पड़े तो अलग अलग बनाइए, PYQ अलग, प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग, एक्सरसाइज अलग, एनसीईआरटी अलग, अलग अलग बनाइए। 10th है, थोड़ा सा तो आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा खुद पे, ठीक है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग अपना क्या करना है, आपको नोटबुक बनाना है। क्लियर। अब आते हैं हम जो यहाँ पे पहला देखिए सिलेबस, तो सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है हम लोग का। तो सबसे पहले आपका जो यहाँ मैथ का जो सिलेबस है, टोटल 7 सेक्शन है मैथ में। 7 सेक्शन में नंबर ऑफ चैप्टर्स 14 है, रिड्यूस करके 2022 के बाद कोरोना वायरस आपका चैप्टर्स को कुछ कुछ रिड्यूस किया है। कंस्ट्रक्शन टॉपिक था, उसको हटा दिया सीबीएसई। तो जो रिड्यूस सिलेबस है आपका, वो माइंड में आपका होना चाहिए। 7 सेक्शन में आपका 14 चैप्टर्स। तो फर्स्ट आपका सेक्शन है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका जो है टॉपिक का नाम है, चैप्टर्स नेम है रियल नंबर्स। आज आपके साथ हम रियल नंबर्स को ही पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले, मिल के पढ़ने वाले, हम भी और आप भी दोनों मिलकर। रियल नंबर्स में आपका एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 6 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है मेरा एल्जेब्रा सेक्शन। एल्जेब्रा में टोटल मेरा यहाँ पे देखिए चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, टोटल 4 चैप्टर है इसमें, ठीक है। 4 चैप्टर्स में आपको एल्जेब्रा सेक्शन में पोलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वीडियो को पॉज कीजिए, अपने नोटबुक में पहला पेज में यही लिखिए हर सिलेबस को कितने मार्क्स का पूछा जाता है। एल्जेब्रा में 20 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आपको आइडिया हो गया होगा रियल नंबर्स एल्जेब्रा में पूछेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? एल्जेब्रा है, 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है। फिर नेक्स्ट आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन 3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका, आप पढ़े हो क्लास 9th में, पढ़ के आए हो, पोलिनोमियल्स भी क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, तो बस थोड़ा सा उसी को और आगे पढ़ना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, कहाँ पे प्लस प्लस होगा, कहाँ प्लस माइनस, कहाँ माइनस माइनस, कहाँ माइनस प्लस, ये सब चीज़ देखेंगे हम लोग इसमें। इसमें थोड़ा सा और आपको डिस्टेंस फॉर्मूला देखना है, सेक्शन फॉर्मूला देखना है। इजी टॉपिक है, 6 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ज्योमेट्री। आपके सीबीएसई में चैप्टर 6 और चैप्टर 10 है ये, ठीक है। सीबीएसई की बुक में चैप्टर 6 और चैप्टर 10 ट्रायंगल सर्कल्स, 10-15 थ्योरम है, दोनों चैप्टर्स मिला के 15-20 थ्योरम मिनिमम, ठीक है। रखिए उसने थ्योरम को, उसको थ्योरम को मैं पढ़ाएंगे अच्छे से, उस थ्योरम को रिपीट कीजिए, पढ़िए, बनाइए, बार बार बनाइए, वही एग्जाम में आने वाला है। थोड़ा लेंदी टॉपिक हो जाता है ज्योमेट्री, ठीक है, लेकिन अच्छे से देखेंगे इसको भी, ठीक है। सेक्शन 5 ट्रिगोमेट्री, न्यू टॉपिक है, पढ़े इससे पहले कभी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको, आपका जिक्र हुआ होगा क्लास 9th में जब आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे होगे, तो वहाँ पे कॉस थीटा का जिक्र हो रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से देखेंगे टी रेशियो, तो 6 टी रेशियो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, ये सारे टी रेशियो को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका 5 सेक्शन हुआ, 2 सेक्शन अभी और बचा हुआ है आपका, 2 सेक्शन देखते हैं। अच्छा देख लीजिए, ज्योमेट्री का 50 मार्क्स और ट्रिगोमेट्री का 12 मार्क्स, सारे को नोटबुक के फर्स्ट पेज में उतारना है, नोट करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, लीजिए वीडियो को पॉज कीजिए और सबको अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका यहाँ पे सेक्शन है आपका 6 मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन आपको पढ़ना है। मेंसुरेशन जो है ये आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है, और आप मेंसुरेशन से अच्छे से भली बात है, आपको अच्छे से इसके बारे में मालूम है, बहुत बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। मेंसुरेशन क्या पढ़ना था इसमें? 3D सॉलिड, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, ये 3D फिगर्स हो गया। 2D में आपको यहाँ पे सर्कल्स के बारे में पढ़ना है, रिलेटेड टू सर्कल्स, सर्कल्स के बारे में सेक्टर, सेगमेंट,
आर्क, इस सब के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना। ये आपका 10 मार्क्स का है, 2 ही चैप्टर्स है इसमें, 10 मार्क्स का, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं लास्ट सेक्शन आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 11 मार्क्स का पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी है इसमें और स्टैटिक्स है, 9th में पढ़े थे, मीन मीडियन मोड डाटा के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। अब थोड़ा इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चा हमसे ऑफलाइन पढ़ा हुआ होगा उसको तो हम इस 9th में ही थोड़ा कुछ कुछ नॉलेज दे दिए थे कि स्टैटिक्स में मीन कैसे निकालेंगे, मीन का कितने फार्मूला होता है, 3 फार्मूला होता है, मीडियन है, फिर मोड है, फिर तीनों के बीच रिलेशन है। फिर प्रोबेबिलिटी के बारे में देख लेंगे। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, संभावना, किसी भी चीज़ के कितने परसेंट संभावना, परसेंट में नहीं निकालेंगे, फ्रैक्शन में निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है। इस दोनों टॉपिक से आपका 11 मार्क्स का इजी टॉपिक है, 11 मार्क्स का पूछा जाता है, फ्री का नंबर मिलता है आपके एग्जाम में। देखेंगे अच्छे से, फिर से बोल रहे हैं, आप लोगों का प्यार और अटेंशन मिला तो हम लोग पूरे मैथ चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं और आपका एग्जाम में बनने वाला है, ठीक है। ये था आपका सिलेबस। आप जो सिलेबस है, हमको जो एग्जाम देना है 80 मार्क्स का, आप फाइनल एग्जाम जो 9th क्लास का जब दिए होंगे तो आपके बोर्ड पैटर्न पर एग्जाम हुआ होगा, तो कितने मार्क्स का कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। यानी हम लोग क्या देख लेते हैं, मार्किंग स्कीम देख लेते हैं, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम में आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आपका मार्किंग स्कीम में सबसे पहले नंबर सेक्शन ए, टोटल मेरा सेक्शन होता है ABCDE, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। टोटल मेरा 5 सेक्शन है। पांचों सेक्शन में पहला MCQ सेक्शन है मेरा। MCQ सेक्शन में आपको पूछा जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहता है, 1 मार्क्स का, 20 मार्क्स यहाँ हो गया MCQ। 2 एसोसिएशन रीजन पूछता है, ये एसोसिएशन रीजन 2 आपका साइंस में भी रहेगा, 2 एसोसिएशन रीजन आपका SST में भी रहेगा। फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है इसमें, 5 होता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होता है, 6 3 18, 18 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो 10 मार्क्स 2 मार्क्स का, 18 3 मार्क्स का। लॉन्ग क्वेश्चन जो मेरा होता है वो मेरा टोटल क्वेश्चन होता है 5, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कितना है, 4 होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन, और ये 5 मार्क्स का होता है, 4 5 20 मार्क्स का मेरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा केस स्टडी बड़ा इंपॉर्टेंट, हर सब्जेक्ट मैथ में, साइंस में, SST में हम देखे हैं, मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है कि बच्चा केस स्टडी में जाके फंस जाता है। हम यहाँ पे केस स्टडी को भी अलग से एक सीरीज निकालेंगे, केस स्टडी सीरीज, ठीक है। वहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, टोटल 3 क्वेश्चन होता है, 3 × 12 मार्क्स का, बहुत ईजी है। कॉन्सेप्ट पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ तक की स्टडी आराम से बनने वाला है। ये आपका मार्किंग स्कीम है, 5 सेक्शन में रहेगा, MCQ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और केस स्टडी। तो इस मार्किंग स्कीम को भी सेट कर लीजिए कि हमको इतने सेक्शन पे ये करना है। MCQ 20 नंबर का, स्टेप मार्किंग नहीं मिलता है। आप जो ABCD ऑप्शन लिखोगे वो ऑप्शन आपका सही होगा तो नंबर्स मिलेगा, ऑप्शन गलत हुआ तो नंबर्स कट जाएगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शन आधा गलत हो गया तो आप हाफ मार्क्स मिल जाएगा, यानी गलत तो गलत, 1 मार्क्स वैसे ही चला जाएगा। तो MCQ सीरीज में हम लोग पूरे चैप्टर्स का MCQ अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे से बनाएंगे और बनेगा। जहाँ MCQ अप्रोच है, मतलब ट्रिक का जरूरत है, तो वहाँ पे ट्रिक देखेंगे, क्योंकि MCQ में हमको आंसर चाहिए और सही सही आंसर चाहिए, टाइम भी कम लगना चाहिए। तो जहाँ पे ट्रिक का जरूरत है वहाँ पे ट्रिक देखेंगे, ठीक है। ये आपका था मार्किंग स्कीम। अब आते हैं आपके आज का इस वीडियो का हम लोग का मोटो, चैप्टर्स 1 रियल नंबर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग के स्कूल में पढ़ाई जब स्टार्ट हुआ होगा तो पहला चैप्टर से रियल नंबरशिप स्टार्ट हुआ होगा, और टोटल आपका रियल नंबर्स में पूछा जाता है, मालूम है जब देखेंगे तो कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 6 मार्क्स का। आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है, और 6 मार्क्स में MCQ लगभग 2 से 3 MCQ रह जाता है, फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। अगर ये दोनों नहीं रहा तो केस स्टडी भी पूछ सकता है, इस बार केस स्टडी भी था, 2024 के एग्जाम में केस स्टडी भी पूछा था। तो आज हम लोग अच्छे तरीके से रियल नंबर्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। पेन कॉपी निकालिए और साथ में मिलके पढ़ते हैं रियल नंबर्स को, ठीक है। रियल नंबर से स्टार्ट करने से पहले हम यहां पे आपको दिए हेडिंग रिकैप ऑफ रिकैप फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड्स। 9th क्लास में जो मेरा इंपॉर्टेंट है, जो 9th क्लास में लोग पढ़ चुके हैं, उसका बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते, पढ़ लेते, रिवीजन कर लेते, क्या तो आपको थोड़ा आसान होगा समझने में। 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा 9th में टाइम दे देते हैं। 9th में आप लोग क्या क्या पढ़ के आओ, अगर माइंड से निकल गया होगा तो एक बार रिविजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ
नंबर्स देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स ऑफ टाइप्स को हम यहाँ पे है ना एक ट्री के फॉर्म में देख रहे हैं। अब बैठ के डिफिनेशन नहीं पढ़ना है, डिफिनेशन पूछता भी नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन लेना है कि वो क्या क्या टाइप्स होता है, इसके बारे में थोड़ा सा रिकैप करना है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स हम लोग का मेन है। नंबर सिस्टम का दो पार्ट होता है, रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स। इमेजनरी नंबर्स हमको अभी पढ़ना नहीं है, 10th में भी नहीं पढ़ना है, आपको 11th 12th में देखना है तो सब देखेंगे इमेजनरी नंबर्स बारे में। अभी हमको रियल नंबर्स पढ़ना है, चैप्टर्स भी यही है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स दो पार्ट का, एक मेरा होगा रेशनल नंबर और एक होगा मेरा इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं, यहाँ लिख देंगे रेशनल नंबर्स P and Q आर को प्राइम। ये को प्राइम है क्या, ये को प्राइम क्या है इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। ये मेरा रेशनल नंबर्स, तो आप लोग पढ़े होंगे रेशनल नंबर्स वैसा नंबर्स, दोज नंबर्स विच द फॉर्म ऑफ P बाई Q, यानी वैसा नंबर्स जो मेरा P बाई Q के फॉर्म में हो। अब P और Q मेरा को प्राइम होना चाहिए। अब ये है क्या को प्राइम, इसको देखेंगे अभी को प्राइम है क्या। अच्छे से थोड़ा सा वेट कीजिए, समझिए, आपको सब मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो नंबर्स मेरा P बाई Q के फॉर्म में होता है वो मेरा नंबर्स क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स हो जाएगा। जो मेरा P बाई Q के फॉर्म में नहीं होता है वो मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल्स हो जाएगा। अब सबसे पहला एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मान लो जो 1 को 2 से डिवाइड करो। ठीक है, 1 को क्या करें हम 2 से डिवाइड करें तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा 0.5। फिर 1 को 5 से डिवाइड करो तो 0.2, फिर 1 को 3 से डिवाइड करो तो 0.3333 इन्फिनाइट टाइम्स हो जाएगा। यानी यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन जो है मेरा दो टाइप्स का हो रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप्स का, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है देखो तो, एक मेरा ये जो आके स्टॉप हो गया, एक जो क्या है इन्फिनाइट टाइम्स आगे बढ़ रहा है। तो जो आके स्टॉप हो गया इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, और जो इन्फिनाइट टाइम्स आगे बढ़ता है इसको लिखने का तरीका क्या है, 0.3 पे रिकरिंग। नहीं तो पढ़े थे ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स या रेकरिंग डेसिमल्स। ये दोनों नंबर्स मेरा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। कुछ डेसिमल्स जो होता है वो इनफाइनाइट टाइम जाता है लेकिन रिपीट नहीं होता। जैसे यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा था, वो रिपीट नहीं होगा। जैसे √2 को तोड़ोगे डेसिमल में 1.14142 इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ एक ही चीज रिपीट नहीं हो रहा है, सब डाटा अलग अलग है। ये भी तो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में है। ठीक है, ये भी डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में है। तो इस नंबर्स को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर, यानी ये P बाई Q फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। √2 मेरा P बाई Q के फॉर्म में नहीं है। क्या बोलते, P और Q मेरा को प्राइम होना चाहिए था, √2 यहाँ पे को प्राइम नहीं होता है। तो जो नंबर्स मेरा डेसिमल में टर्मेटिक और नॉन टर्मेटिक रेकरिंग हो वो मेरा रेशनल समझ कहलाता है। जो मेरा नॉन टर्मेटिक, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग हो वो मेरा इरेशनल्स कहलाता है। और इरेशनल्स को हम लोग कभी भी P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिखाते। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, रेशनल नंबर्स दो भाग में। पहला नंबर्स मेरा क्या कहला जाएगा, पहला नंबर्स मेरा कहला जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है वो मेरा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर्स। जैसे √2 4142 इस तरह से इन्फिनाइट आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आगे। यानी ये टाइप्स जो हम पढ़े थे, ये टाइप्स हम पढ़े थे किस फॉर्म में, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हम टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स को हम लोग अच्छे से देखते हैं यहाँ पे दो भाग में। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे रियल नंबर्स मेरा जो होगा वो मेरा दो भाग में होगा, एक रेशनल नंबर्स, एक इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल्स क्या हो गया, सारा नंबर्स रूट वाले को छोड़ के, परफेक्ट रूट जो नहीं हो रहा उसको छोड़ के सब नंबर्स रेशनल्स कहलाता है। चाहे वो पॉजिटिव में हो, निगेटिव में हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ में हो, सब रेशनल्स कहलाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे -5 निगेटिव में है, फ्रैक्शन में -7/3, 0 ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। फिर 5/6 ये भी रेशनल नंबर, सब नंबर्स में रेशनल्स हैं। जो मेरा रूट के फॉर्म में है, √2 √3 √5, फिर ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, 0.101 00 100 देखिए कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, डॉट डॉट इन्फिनाइट आगे बढ़ते चला गया। ये नंबर्स मेरा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल का एग्जांपल्स क्या हो गया, क्लियर हुआ, जो नोट परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, √3 √2 √5 √4 नहीं होगा, √4 का वैल्यू 2 हो जाता है, तो √4 का वैल्यू 2 हो गया। ये नंबर्स मेरा क्या कहलाएगा, रेशनल्स कहलाएगा। और इस बार पूछा है 2024 के एग्जाम में MCQ में पूछा है, 4 एग्जांपल्स दे दिया है।
किसका प्रोडक्ट रेशनल्स होगा, किसका प्रोडक्ट इरेशनल्स होगा, ये ऑप्शन दे दिया है। इरेशनल्स नंबर्स कौन है बताइए, 4 ऑप्शन दे दिया हुआ है प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो जो रूट के फॉर्म में था, नॉट परफेक्ट था, वो इरेशनल्स होगा, और जो रूट के परफेक्ट रूट है वो रेशनल्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसमें एक और एग्जांपल्स होता है पाई। पाई इज ए इरेशनल नंबर, नोट कर लीजिएगा, पाई मेरा इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई का वैल्यू जो पढ़ते हैं हम लोग 22/7, ये रियल वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है। कैसा वैल्यू है, ये अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है, ये मेरा कैसा वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू है। क्लियर। अब आते हैं पाई को जब आगे तोड़ेंगे, पाई का वैल्यू आ जाएगा 3.1, रियल वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू 3.1 टाइम्स आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे रेशनल्स नंबर से। रेशनल्स नंबर से आपको देखो तो यहाँ पे ध्यान दो, तो आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, नंबर से दिख रहा है, निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर्स। इसको हम लोग दो भाग में भाग देते हैं। एक पार्ट को कर देते हैं फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शंस सबको अलग कर दिए। एक पार्ट हो गया मेरा इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या जाएगा, निगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ये सब इंटीजर्स हो गया। रेशनल्स को दो भाग में बांट रहे हैं, एक मेरा फ्रैक्शन और एक मेरा इंटीजर्स। अब जो मेरा इंटीजर्स है इसको फिर दो भाग में बांट रहे हैं। देखो कैसे ट्री बढ़ते जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, परिवार बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या दिख रहा है आपको, एक निगेटिव वैल्यू दिख रहा है, तो निगेटिव इंटीजर्स। जैसे पूरे नंबर्स में निगेटिव को हटा देंगे तो बचा इधर किधर, क्या बचा, 0 1 2 3 बचा। तो 0 1 2 3 जो बचा इधर पट्टी, ये मेरा कहला जाएगा होल नंबर। ठीक है, तो कैसे बटा, रेशनल से फ्रैक्शन को हटाए, फिर मेरा पॉजिटिव निगेटिव 0 था, फिर नीचे क्या किए, निगेटिव को हटाए, फिर इधर मेरा क्या आ गया, पूरा होल नंबर्स आ गया, 0 1 2 3। यानी यहाँ से हमको मालूम चला व्हाट इज होल नंबर्स। नेचुरल्स नंबर्स यानी क्वांटिटी नंबर में 0 को ऐड कर देंगे, जो 0 से स्टार्ट होगा तो मेरा होल नंबर कहलाएगा। क्लियर। अब इसी होल नंबर्स को और आगे बढ़ते चला जाएगा। देखिए होल नंबर्स को क्या बटा, मेरा 0 नेचुरल्स नंबर बटा। यहाँ ध्यान दीजिए, मेरा जो होल नंबर्स है वो दो भाग में बट रहा है। दो भाग में क्या बट रहा है, मेरा एक 0 के फॉर्म में बट रहा है, ठीक है, और एक मेरा क्या बच रहा है, एक 0 के फॉर्म में बटा, एक मेरा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर पढ़े ही होंगे आप लोग, काउंटिंग नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बचपन में काउंटिंग लिखते थे, पढ़ते थे, 1 2 3 4 5 से स्टार्ट करते थे। इसमें काउंटिंग में 0 को नहीं पढ़ते थे। काउंटिंग जब भी लिखते थे इस तरह से 1 2 3, फिर मेरा 11 12 13, फिर 21 20 से 30 तक, फिर 31 से 40 तक, ये सब मेरा काउंटिंग नंबर्स क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर्स कहलाएगा। यानी हम होल नंबर्स को दो भाग में बांटे, एक 0 एक नेचुरल्स। ठीक है, फिर 0 कहलाता क्या है, 0 मेरा नोट कर लो, 0 मेरा नॉन निगेटिव इंटीजर्स या नॉन पॉजिटिव। 0 ना तो मेरा निगेटिव नंबर्स है, ना 0 ना मेरा पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, 0 मेरा कैसा है, तो नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर्स है। क्लियर। अब आते हैं नेचुरल नंबर को फिर दो भाग में बांटते हैं। 0 स्टॉप, अब नेचुरल में बांट रहे हैं। नेचुरल ध्यान दो, उसमें 1 भी है, 2 है, 3 यानी ऑड भी है, इवन भी है, दो भाग में बांट गया, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। आपको पता होगा इवन नंबर्स किसको बोलते हैं, जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये लास्ट डिजिट कौन सा, लास्ट डिजिट बोल रहा है। लेकिन सर यहाँ 0 तो अकेला, तो 0 सिर्फ ओनली 0 को बोलेंगे इवन नंबर्स तो गलत हो जाएगा। 1 0 आ गया तो इवन नंबर, 2 0 आ गया तब इवन नंबर, लास्ट में 0 आ गया। ठीक है, तो मेरा नेचुरल नंबर दो भाग में बटा, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में क्या होगा, 1 3 5 7 9। अब इवन नंबर्स को हम लोग फिर दो भाग में बांट रहे हैं, इधर इवन नंबर्स को। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए ध्यान से, प्राइम नंबर्स। यही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरा इस टॉपिक में, रियल नंबर्स में एक टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, वही बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर्स हमको मालूम चल जाएगा तब आगे जाके मेरा सब चीज बनेगा। तो प्राइम नंबर्स कोई पूछेगा कि इवन में प्राइम नंबर्स कौन है, तो इवन में इकलौता प्राइम जो ओनली 2 होगा, तो ओनली 2 इज द सिंगल प्राइम इवन नंबर। बाकी 4 6 8 क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर तो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर्स कहलाएगा। तो 2 4 6 8 मेरा कैसा नंबर्स कहला गया, प्राइम नंबर्स। 2 मेरा कैसा नंबर्स हो गया, प्राइम नंबर्स हो गया। बाकी जो रिमेनिंग बच गया 4 6 8 10, ये मेरा कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। क्लियर। अब आते ऑड में, ऑड भी फिर दो भाग में बट रहा है। ऑड में देखो ध्यान से, ऑड में आपको 1 दिख रहा होगा, 1 गजब का नंबर है, यूनिक नंबर है। ठीक है, यूनिक नंबर्स क्या है, तो 1 जो मेरा नंबर्स है, ना तो वो प्राइम है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ये कैसा नंबर है, तब ये मेरा यूनिक नंबर है। ठीक है, तो 1 के अलावा फिर क्या है, 3 5 7 9 11 13 15, ये है।
तो जब उसमें बांटिएगा उसमें कुछ प्राइम नंबर्स दिखेगा आपको, ठीक है, 3, 5, 7, यहाँ पे 9 नहीं दिख रहा है, तो 9 कैसा नंबर है, 9 मेरा कंपोजिट नंबर है। फिर 11, 13, 15 नहीं है, 15 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो यानी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर मेरा ऑड में भी है, इवन में भी है। इवन में इकलौता प्राइम कौन है, इकलौता प्राइम 2 है। हमको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा नंबर सिस्टम का आपको आइडिया हो गया होगा ट्री के बारे में। जो हम यहाँ ट्री बताए हैं उसको देखिए, समझिए, और A4 शीट में अपने नोटबुक में उस ट्री को पूरे बना लीजिए, डिफिनेशन लिखिए मत, बस ट्री बनाइए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था नंबर सिस्टम का फैमिली ट्री के थ्रू हम लोग देखे थे। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे को टॉपिक को बढ़ाते हैं। हाँ, ये टॉपिक को आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये टॉपिक अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर आपका हेडिंग है रिकैप फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड्स का, फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्राइम नंबर्स, दिख रहा है। प्राइम नंबर्स पढ़े हैं, प्राइम नंबर्स क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्राइम नंबर्स बोलते हैं कि ए नेचुरल नंबर्स डेट इज ग्रेटर देन 1 एंड हैज ओनली 2 फैक्टर्स। मतलब वैसा नंबर्स जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, ठीक है, 2 के अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं हो। सबसे बड़ा सवाल व्हाट इज फैक्टर, हमको फैक्टर नहीं पता है, तो फिर आगे पढ़े कैसे। तो सिंपल सा बोलचाल भाषा में फैक्टर्स मतलब क्या, वो नंबर्स किसके किसके टेबल में आ रहा है। जैसे बोल देंगे 6 का फैक्टर्स कौन है, तो 6 किसके किसके टेबल्स में आ रहा है, 6 1 के टेबल्स में आ रहा है, 6 2 के टेबल्स में आ रहा है, 6 3 के टेबल्स में आ रहा है, 6 6 के भी टेबल्स में आ रहा है, ठीक है। तो यानी जो मेरा 6 नंबर्स था, 6 किसके टेबल्स में आ रहा था, 1 के टेबल्स में, 2 के टेबल्स में, 3 के टेबल्स में, 6 के टेबल्स में। तो ये सारा नंबर्स उसका फैक्टर हो गया, क्लियर। 2 2 किसके टेबल्स में आएगा, तो 2 मेरा 1 के टेबल्स में आएगा और 2 के टेबल्स में, और किसी के टेबल्स में नहीं आएगा। तो वैसा नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो वो मेरा प्राइम्स कहलाएगा। कौन कौन 2 फैक्टर, एक 1 एक खुद। 5 1 के टेबल्स में आएगा, 5 के टेबल्स में आएगा, किसी के टेबल्स में नहीं आएगा। 5 कैसा नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। तो वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर्स हो वो सारा नंबर क्या कहलाएगा, प्राइम प्राइम नंबर्स कहलाएगा। अब प्राइम में फिर बोल रहे 2 फैक्टर्स, तो व्हाट इज फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब क्या, वो डिजिट या वो नंबर्स किसके किसके टेबल्स में आ रहा है, ठीक है, किसके किसके टेबल्स में डिवाइड हो जाए, किसके टेबल्स में हम पढ़ रहे हैं तो वो नंबर्स आ जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर्स हो गया। अब जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गया, जैसे 4 किसके किसके टेबल्स में आ रहा है, 4 1 के टेबल्स में आएगा, 4 2 के टेबल्स में आएगा और 4 4 के टेबल्स में आएगा, तो 3 फैक्टर्स हुआ, 3 फैक्टर्स हो गया, तो ये प्राइम नहीं कराएगा, ये क्या कहलाएगा, तब ये मेरा कहलाएगा कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर्स कहलाएगा, ये मेरा कंपोजिट नंबर्स कहलाएगा, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स क्या बोले हैं, कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वो मेरा नंबर्स क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर्स कहलाएगा, क्लियर। तो ये आपका एक टेबल बनाए हैं हम 1 से लेके 100 तक। जो आपको येलो पार्ट में दिख रहा है वो कंपोजिट नंबर्स है, जो आपको व्हाइट पार्ट में दिख रहा है वो मेरा प्राइम नंबर्स है, ठीक है। 1 मेरा कोई नंबर्स नहीं होता है, तो 1 को हटाओ, 1 मेरा कोई नंबर्स नहीं है, ना कंपोजिट ना प्राइम, 1 को हटा दिए। 2 प्राइम नंबर्स, 2 मेरा प्राइम नंबर्स, 3 प्राइम नंबर्स, 5 प्राइम नंबर्स, 7 प्राइम नंबर्स, 11 प्राइम नंबर्स, 13 17 19 23 और 29, आगे यहाँ तक है। 1 से लेके 100 तक में आप काउंट करोगे तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 25 प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया कि 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स है, तो आप सीधे बोलो 25 प्राइम से काउंट कीजिए। और आपको माइंड में होना चाहिए कम से कम 1 to 30 के बीच कितने प्राइम नंबर्स है, इसको नोट कर लो, ठीक है। कॉपी में लिखिए 1 to 30 प्राइम नंबर, बिटवीन द 1 to 13 प्राइम नंबर्स कौन कौन है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, ये आगे बढ़ते चला जा रहा है। 1 to 30 इसलिए बोल रहे हैं कि आगे जब प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये जो नंबर्स इसका यूज है इसी से हमको डिवाइड करना है, ना कि 4 से कर देंगे, येलो वाला पार्ट से डिवाइड नहीं करना है, ना कि 8 से कर देंगे, ना कि 6 से, नहीं। जब भी हम डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो प्राइम प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन प्राइम नंबर्स होता है। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन है मेरा, फिर से देख ले, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। जब आप यहाँ पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा एक चीज़ और पढ़ लीजिए, अपने लिए ही पढ़ लीजिए, मेरे लिए पढ़ लीजिए। वो प्राइम नंबर्स क्या पढ़ना है आपको, तो 2 से 29 तक जो आप प्राइम नंबर्स किए हैं 2 to 29 प्राइम नंबर जो लिखे हो उसका स्क्वायर भी कर लो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121, 13 स्क्वायर 169। इस तरह से आप सारे प्राइम नंबर्स का कहाँ तक का, सिर्फ 29 तक का, तो माइंड में रख लीजिए या लिख लीजिए,
ठीक है, उसको डेली देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, देखते देखते याद हो जाएगा। तो जो मेरा व्हाइट पार्ट में वो मेरा प्राइम नंबर्स है, जो ये मेरा येलो में है वो मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। आपको क्लियर हो गया? प्राइम नंबर्स का सिर्फ दो फैक्टर्स, कौन कौन फैक्टर्स, वन और इटसेल्फ। अब जो रिमेनिंग बच जाए वो कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे आते हैं मेन नेक्स्ट टॉपिक, को प्राइम। व्हाट इज को प्राइम? तो को प्राइम आर द पेयर ऑफ नंबर्स। प्राइम नंबर्स का कंपोजिट नंबर पेयर ऑफ नंबर्स नहीं था, वो सिंगल सिंगल नंबर है, लेकिन को प्राइम मेरा पेयर ऑफ नंबर्स है। दो नंबर्स की बात करेंगे हमेशा यहाँ पे। वो दो नंबर्स का क्या बात करेंगे, वो दो नंबर्स अगर मेरा दो नंबर्स ले लीजिए, ये नंबर्स में दो नंबर्स है, दो नंबर्स की से बात करेंगे। ये दो नंबर्स में को प्राइम है, कैसे पता चलेगा? इस दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, ये दो नंबर का एचसीएफ निकाले, अगर एचसीएफ मेरा 1 आ गया तो वो नंबर्स मेरा क्या कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल देते हैं, देखो ध्यान दो, 2 और 3, क्या ये को प्राइम है? यस सर। कैसे? जब इसका एचसीएफ निकालोगे तो 1 आ जाएगा, सीधी सी बात, उतना हमको नहीं जानना है डिफिनेशन एकदम, खाली एकदम ठेठ भाषा में को प्राइम क्या है। तो को प्राइम दो पेयर ऑफ नंबर्स, यानी दो नंबर्स का बात करेंगे यहाँ पे। दो नंबर्स क्या होगा, ये दोनों नंबर्स का मेरा एचसीएफ 1 आना चाहिए, तो मेरा को प्राइम है। 15 और 32, एक एग्जांपल और देखते हैं। यानी को प्राइम में कोई जरूरी नहीं कि दोनों मेरा प्राइमरी नंबर्स हो, देखो दोनों कंपोजिट नंबर है 15 32, तब भी ये दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम है, क्योंकि 15 और 32 का हम जब एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो को प्राइम, ये कंफ्यूज मत होना सर यहाँ प्राइम वर्ड है तो हमेशा प्राइमरी नंबर्स होगा, यहाँ पे नहीं। वो पेयर ऑफ नंबर्स मेरा आपका प्राइम का भी हो सकता है, कंपोजिट का हो सकता है, बस कंडीशन है क्या कि दोनों पेयर का एचसीएफ 1 आना चाहिए। जिसका एचसीएफ 1 आ गया वो को प्राइम कहलाएगा। जैसे एग्जांपल 4 और 7, देखिए 7 मेरा प्राइम नंबर था और 4 मेरा कंपोजिट नंबर है, दोनों लेकिन पेयर में है, ये दोनों आपस में को प्राइम कराएगा। 5 7 9, कोई जरूरी नहीं कि दो ही पेयर हो, दो से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल 5 7 9, ठीक है, 5 और 7 आपको प्राइम दिख रहा होगा, 9 प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन जब तीनों को मिला दे रहे हैं तो तीनों का सिर्फ 1 आ रहा है, ये तीनों आपस में को प्राइम कहलाएगा। क्लियर? को प्राइम हमेशा पेयर में रहेगा, दो के पेयर में दो से ज्यादा, 3 4 भी हो सकता है। 15 32, ये सारे नंबर्स मेरा को प्राइम है, क्योंकि सबका एचसीएफ कितना आ रहा है मेरा, सबका एचसीएफ मेरा हमेशा 1 आएगा। तो जिस भी दो डिजिट का एचसीएफ 1 आया वो नंबर्स मेरा को प्राइम करेगा। अच्छे से समझना, अभी हम लोग यहाँ पे जब इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, √2 √3 √5, वहाँ पे प्रूव करना है हमको, तो वहाँ प्रूव करेंगे तो को प्राइम का कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज होने वाला है। हमको उम्मीद लग रहा है कि आपको को प्राइम क्लियर हो गया होगा। को प्राइम क्या है, जो दो डिजिट का पेयर, 3 डिजिट का ट्रिपलेट का अगर एचसीएफ 1 आया तो वो नंबर्स आपस में को प्राइम होगा। इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको रखिए, इस पूरे डाटा का इसका 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 सबका क्या कीजिए, आप नोट कीजिए नोट कॉपी में। मैथ में ऑफलाइन में और अच्छे से समझा सकते थे, लेकिन आप दूर हो तो हम थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक जो भी पढ़ा रहे हैं उसको नोट करते जाइए। ठीक है, सीख जाइएगा, आराम से सीखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, आपका मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप रियल नंबर्स, यही चैप्टर्स पढ़ना है। सिलेबस को जब अच्छे से देखिएगा तो उसमें ये टॉपिक जो देख रहे हैं इक्विलिड डिवीजन लेमा, ये टॉपिक रिड्यूस है, सिलेबस में आपका हटा दिया गया है। ठीक है, और ये सिलेबस में आपका जब रिड्यूस कर दिया गया है तो पढ़ना तो है नहीं, लेकिन बस एज ए इंफॉर्मेशन आपको ये समझ लीजिए थोड़ा सा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका। ठीक है, और आप अच्छे से समझ भी जाइएगा इसको। इक्विलिड डिवीजन लेमा, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इक्विलिड। इक्विलिड यही मैथमेटिशियन है, इसी के नाम पे है ये मैथमेटिशियन जो मेरा है इसका नाम था, ये ग्रीक मैथमेटिशियन था, ग्रीक मैथमेटिशियन इक्विलिड, इसी के नाम से ये मेथड पढ़ा है। यही हम लोग को पूरे दुनिया को ये मेथड दिए थे। ठीक है, इसी के नाम पे ये मेथड है, ये थ्योरम है, ये लेमा बोल सकते हैं। ये है बेसिकली क्या, ये बेसिकली मेरा है, इट इज बेसिकली द स्टेटमेंट, री स्टेटमेंट। क्या चीज का री स्टेटमेंट है, तो यूजुअल डिवीजन सिस्टम। यूजुअल डिवीजन सिस्टम है क्या, यूजुअल डिवीजन सिस्टम्स मेरा, यूजुअल डिवीजन सिस्टम इस तरह से हम डिवाइड करते, बचपन में डिवाइड करते थे, ये डिवाइड सिस्टम को, ये जो बचपन में डिवाइड करते थे उसी को दोबारा लिख दिए इक्विलिड नाम के साइंटिस्ट मैथमेटिशियन, तो वो बन गया इक्विलिड डिवीजन लेमा। बचपन में क्या करते थे, ध्यान दो, हम डिवाइड किए यहाँ पे। ठीक है, डिविजर्स को, डिविडेंड को, क्वोशिएंट को हम डिवाइड किए, बीच वाले मेरा क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। इधर मेरा क्या हो गया, डिविजर्स हो गया, इधर मेरा क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया। क्लियर? अब जब करते थे यहाँ तो बीच में कुछ रिमाइंडर बच जाता था। अब बचपन में आपको कोई टीचर्स पढ़ाए होंगे, डिवाइड करो, उसको प्रूव करो, वेरीफाई करो, तो वेरीफाई कैसे करते थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी को री स्टेटमेंट कर दिया गया इक्विलिड, बन गया इक्विलिड डिवीजन लेमा।
जैसे मान लो कोई डिजिट मेरा ए है, ए मेरा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। ए को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, डिविजर से, बी से, तब मेरा क्या आ गया, क्यूसेंट आ गया। कुछ ना कुछ नंबर से आया क्यूसेंट, और कुछ ना कुछ मेरा रिमाइंडर बच गया। यानी यहाँ पे मेरे पास टोटल कितना, चार टर्म्स हो गया, 1 2 3 4। यानी ए मेरा डिविडेंड, बी मेरा डिवाइजर, क्यू मेरा क्यूसेंट, आर रिमाइंडर। और ये मेरा था क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, बचपन में प्रूव कर देते हैं। बताइए यहाँ डिविडेंड क्या दिख रहा है, डिविडेंड यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ ए वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। डिवाइजर कितना दिख रहा है, बी दिख रहा है, इक्वल टू यहाँ पे बी पुट कर दिए। क्यूसेंट कितना दिख रहा है, क्यू दिख रहा है। रिमाइंडर कितना दिख रहा है, आर दिख रहा है। इस पूरे को जब आप अरेंज करोगे ये क्या बन गया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये चीज बना हुआ, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही मेरा इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है, कुछ है नहीं। जो वेरीफाई करते थे वहीं पे वैल्यू पुट कर दिया, ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से, रिमाइंडर आ गया आर, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये कंडीशन, इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से, ये है क्या, ये है क्या। आप यहाँ पे देखिए तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से, कितने बार में डिवाइड होगा, 2 बार में डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। फिर अब हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं 7 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, पहले 8 को डिवाइड किया 4 से, अब 7 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, ठीक है। कितने बार में, 1 बार में, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। फिर 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से, 4 डिवाइड हो रहा है 6 से, 2 आ गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, 5 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, एक एक नंबर से हम घटाते चले जा रहे हैं, ठीक है। फिर 4 से डिवाइड हो गया, 0 आ गया। अब थोड़ा ऑब्जर्व करो, तो क्या ऑब्जर्व करो, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, या रिमाइंडर 0 आया, या रिमाइंडर 3 आया, 2 आया, 1 आया, लास्टली फिर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ध्यान से आप देखोगे यहाँ पे, तो आपका रिमाइंडर 0 3 2 1 हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। रिमाइंडर मेरा 3 2 1 और 0 आया। कुछ ऑब्जर्व किए, रिमाइंडर कभी 4 नहीं आया है, 4 से कम आया है। इससे पता ये चल रहा है कि अगर किसी डिजिट को हम डिवाइड कर रहे हैं, डिविजर जो भी होगा, रिमाइंडर हमेशा उससे कम रहेगा। अगर हम मान कर चलो हम 6 से डिवाइड किए हैं, ठीक है, रिमाइंडर 6 से कम होगा। क्या 6 से कम होगा, हमेशा 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 0 हो सकता है। यानी पॉसिबिलिटी रिमाइंडर क्या है, तो जिससे भी हम डिवाइड करेंगे उससे कम, यानी उससे मतलब क्या, डिविजर से कम। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मेरा रिमाइंडर आर है वो हमेशा डिविजर से कम होगा, लेस देन होगा। यानी मेरा जो रिमाइंडर है आर है वो हमेशा लेस देन होगा, किससे, डिविजर से। 4 से कम था 3 2 1, 6 से कम है 5 4 3, और वो हमेशा ज्यादा होगा, किससे होगा ज्यादा, 0 से होगा। देखो 0 ज्यादा है, 0 1 2, सर 0 भी तो है, यानी इक्वल टू 0 कर देते हैं। यानी यही कंडीशन यहाँ पे कि रिमाइंडर जब भी हम डिवाइड करते हैं ना, तो रिमाइंडर मेरा हमेशा डिविजर से कम होगा, ठीक है, और साथ साथ 0 से ज्यादा या इक्वल होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट है। इसको थोड़ा अच्छे से देख लो, एमसीक्यू में पूछता था पहले, बहुत अच्छे से पूछता था, कहीं पूछ दे, ऐसे पूछेगा नहीं है, लेकिन आप एज इन्फॉर्मेशन के लिए जान लो, नॉलेज के लिए जान लो कि रिमाइंडर हमेशा लेस देन डिविजर्स, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। क्लियर, यही मेरा इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है, इन्फॉर्मेशन के लिए आपको देख बता दिए, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक आपका, फंडामेंटल द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीबीआई कर दे जितना वीबीआई है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम देखने से पहले हम यहाँ पे आपको पहले देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या, व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज द मेथड ऑफ द एक्सप्रेसिंग ए नेचुरल नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी एक मेथड है कोई भी नेचुरल नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स में के प्रोडक्ट में फॉर्म में लिख देने का। जैसे मान के चलो हम लिख देंगे 1092, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए 1092, ये नंबर से मेरा प्राइम नंबर से इसको पे डिवाइड करो, 2 से डिवाइड किए 5, फिर क्या हो जाएगा 4 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 1, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से नहीं होगा, अब मेरा 7 से हो जाएगा, 13 7 जा 91, सारा प्राइम नंबर से। फिर 2 प्राइम नंबर्स था, फिर 3 प्राइम नंबर्स है, फिर मेरा 7 है, फिर 13 है। यानी हम 1092 को जो किए
प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। किसके मल्टीपल्स फॉर्म में? तो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। जस्ट देखे थे प्राइम नंबर्स कौन कौन था। पहला प्राइम नंबर 2 के फॉर्म में लिखे, 2 से डिवाइड हो गया तो फिर 3 से डिवाइड किए, 3 से हो गया तो फिर 7 से डिवाइड किए, 5 से नहीं हो रहा था, फिर 7 से बाद फिर किससे डिवाइड किए, 11 से नहीं हो रहा था तो 13 लास्ट में। यानी 1092 को, यानी एक नंबर्स को अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, किसके प्रोडक्ट के फॉर्म में? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये मेथड ही मेरा क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी डिजिट को हम लोग आराम से प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट, आपको पिछले बोल रहे थे प्राइम नंबर को 2 से लेके 29 तक जो था उसको याद रखिएगा, उससे डिवाइड करेंगे बार बार। ठीक है, इसी को हम लोग फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम बोलते हैं। क्या है फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम? तो एवरी कंपोजिट नंबर देखे थे, इसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, सारा कंपोजिट नंबर्स मेरा कैन बी एक्सप्रेस, सबको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें? तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आल्सो कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, इसको हम लोग यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, यानी एक चीज देख लो, और यहाँ पे हर कंपोजिट नंबर्स मेरा किसके फॉर्म में होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में होता है। क्लियर? हर कंपोजिट नंबर्स को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 1092 कंपोजिट नंबर था, इसको किस पे फॉर्म में लिख दिए? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे मान लो 12, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, 12 डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, कैसे किए? 2 से डिवाइड किए 6, फिर 2 से डिवाइड किए 3, तो देखो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग इसको 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 तो लिखे थे, लेकिन 2 कितने बार रिपीट हो रहा था? 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। यहाँ पे 1092 को जो हम लिखे थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। क्लियर? तो ये किसी भी प्राइम नंबर्स को हम लोग उसके फैक्टर्स के फॉर्म, प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में लिखे और उसको फिर क्या करेंगे? पावर में कन्वर्ट कर देंगे। जो जितना बार रिपीट होगा, या 2 बार रिपीट हो रहा था तो 2 बार कर दिए, 3 बार रिपीट होगा तो 3 बार कर देंगे। क्लियर? चलिए अब देखिए इससे क्या करते हैं, बाय यूजिंग फंडामेंटल। हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? ये मेथड क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानना जरूरी है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम लोग पढ़ रहे क्या? तो किसी भी चीज का एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना। बचपन में जो इस तरह से डिवाइड करके एचसीएफ निकालते थे, वो मेरा एक्चुअल डिवीजन मेथड कराता था। अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम, या एलसीएम जो इस तरह से करते थे, 2 4 6 का एलसीएम इस तरह से करते थे, ये मेरा दूसरा मेथड था, डिवीजन मेथड था। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से निकालेंगे। ठीक है, द मेथड, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोले, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोले, या यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम बोले, तीनों एक ही चीज है। फिर से बोल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, या यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड। ये चीज बोले, ये चीज बोले, या ये बोले, तीनों एक ही चीज है कि सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद उसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ये मेथड मेरा कराता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड को क्यों कर रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? इस मेथड से हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं। जैसे मान के चलो 20 और 45 बोलेंगे, इसका एचसीएफ निकालिए। ठीक है, 45 के जगह पे हम ले लेते हैं कुछ और नंबर्स लेते हैं, सिंपल नंबर्स लेते हैं, 12 और 18 बोलेंगे, इसका एचसीएफ निकालो। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर करो, तो करोगे 2 2 जा 12, कैसे होगा? 2 को 12 से डिवाइड किए 6, 2 को 12 से डिवाइड किए 2 2 जा 4 3 जा 12, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। 18 करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर। क्लियर? तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये हो गया 12 का, ये हो गया इसका 18 का। तो मेरे पास यहाँ पे देखो, तो मेरे पास यहाँ पे मेरा आ गया 2 पे पावर 2 इंटू 3 12 का, 2 पे पावर 2 इंटू आ गया 12 का, और
2 इंटू 3 का स्क्वायर आ गया मेरा 18 का। एचसीएफ कैसे निकालेंगे देख लीजिए। तो एचसीएफ जब भी निकालते हैं तो कॉमन बेस, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन मेरा दिख रहा है 2 दिख रहा है कॉमन। तो कॉमन फैक्टर्स मिनिमम पावर, दोनों का मिनिमम पावर कितना है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो 1 हो जाएगा। एचसीएफ जब भी निकालेंगे, तो एचसीएफ जब भी निकालेंगे तो कॉमन प्राइम फैक्टर और साथ साथ मिनिमम पावर, ठीक है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर और मिनिमम पावर, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 भी तो देखो 3 भी तो कॉमन दिख रहा है। अब मिनिमम पावर कितना हो गया, 1 हो गया। तो 2 3 जा 6, यानी इस दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे कैसे, अगर हमको एलसीएम निकालना रहा तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, मैक्सिमम पावर और रिमेनिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो ये आपका तरीका है, क्या तरीका है आपका, एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो वही चीज लिखिए, एचसीएफ ऑफ 2 या मोर नंबर, 2 या 2 से ज्यादा का हम प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, वही था मिनिमम पावर, या वर्ड में लिखिए स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यानी कॉमन होना चाहिए, प्राइम फैक्टर तो कॉमन होना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसका पावर क्या होना चाहिए, लेना मिनिमम लेंगे, मैक्सिमम पावर नहीं लेंगे एचसीएफ के लिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स, मैक्सिमम पावर और रिमेनिंग फैक्टर्स। जैसे मान के चलो हम लिख देंगे ए स्क्वायर बी क्यूब सी, फिर लिख देंगे ए बी स्क्वायर, बस ये 2 नंबर से, ठीक है। बोलेंगे इसका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ कैसे निकालोगे, कॉमन फैक्टर्स, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो तो ए यहां भी दिख रहा है, ए यहां भी दिख रहा है, एचसीएफ में क्या लेंगे, ए लेंगे। मिनिमम पावर, तो यहाँ 2 है, यहाँ पे पावर कितना 1, तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, बी और बी दिख रहा है, बी ले लेंगे। मिनिमम पावर 3 और 2, मिनिमम पावर कितना दिख रहा है 2, एचसीएफ हो गया ए बी स्क्वायर। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स क्या दिख रहा है, दोनों में ए दिख रहा है, मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम 2 और 1 में मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। फिर कॉमन फैक्टर बी, बी दिख रहा है, मैक्सिमम पावर कितना है मेरा 3 है, और जो बच गया जो रिमेनिंग है, या रिमेनिंग क्या बच रहा है, सी बच रहा है, तो सी भी लिखा जाएगा, ठीक है। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से मेरा ए बी सी जो भी हो, तो एचसीएफ जब भी निकालेंगे, फिर से बोल रहे हैं कॉमन फैक्टर्स मिनिमम पावर, एलसीएम कॉमन फैक्टर्स मैक्सिमम पावर्स रिमेनिंग फैक्टर्स, जो बच गया उसको भी कर देंगे। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। ये मेरा रियल नंबर्स का पार्ट 1 है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, नहीं तो फिर आप खुद बोर फिर लगने लगे, 1-2 बित्ता ऊपर से जाने लग जाएगा। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, पॉज करते हैं, फिर से पार्ट 2 आते हैं, पार्ट 2 को फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम बैठ के एनसीईआरटी के एक क्वेश्चंस को बनाएंगे, पीवाईक्यू बनाएंगे, एमसीक्यू को अटेम्प्ट करेंगे, केस स्टडी को अटेम्प्ट करेंगे, एक एक करके सब चीज़ का वीडियो हम धीरे धीरे आपके सामने देंगे। बस आपका अटेंशन और आपका प्यार चाहिए कि हमको थोड़ा सा और अंदर से मोटिवेट हो, आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट पीपीटी बना के आपको समझाने का कोशिश करें। कोई भी डाउट है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो बेहिचक बिना डरे हुए आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, सर फिर से बताइए। हम अपना 100-200% देने का पूरा कोशिश करेंगे। आपको फिर से इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। अच्छे से पढ़िए, हम लोग 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से अभी से ही प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।